डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 6 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी जो किताब NCERT की है साइंस की, उसका चैप्टर 3 पे हम आपसे बात करेंगे। आपका चैप्टर 3 का नाम है माइंडफुल ईटिंग, ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। हम आपको बताएंगे इस साइंस के चैप्टर में कि क्या-क्या चीजें इसमें शामिल हैं। माइंडफुल ईटिंग, ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी, ये आपका तीसरा चैप्टर है क्लास 6 में NCERT बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले आपको हम मीनिंग बताएंगे हिंदी में कि माइंडफुल क्या होता है। माइंडफुल ईटिंग किसे कहते हैं? माइंडफुल का ताल्लुक माइंड से है। माइंडफुल का रिश्ता दिमाग से है और इसी से माइंडफुल ईटिंग है। मतलब ऐसा खाना जो सचेत होके खाया जाए। माइंडफुल कहते हैं सचेत को, ध्यान से। तो ध्यान का मतलब है कि आपका खाना पौष्टिक हो, न्यूट्रिएंट से भरपूर हो और उसमें तमाम तरह बातें हों, तो वो आपका जो खाना होगा वो माइंडफुल होगा। माने ध्यान से खाने पर ध्यान देना, ठीक है ना। खाने के प्रति सचेत रहना कि हम क्या खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो अच्छा खा रहे हैं या बुरा खा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। मतलब जब आप खाना शुरू कीजिए या कोई भी चीज खाइए तो देखिए कि वो चीज अच्छी है या खराब है। अच्छी है तो उसका सेवन कीजिए। और आगे है ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी कहते हैं तंदुरुस्त शरीर को, स्वस्थ शरीर को, और पाथ कहते हैं रास्ता को। तो इसकी पूरी मीनिंग हुई बच्चों, माइंडफुल ईटिंग ध्यान से खाना, अच्छा खाना, दिमाग लगा के खाना एक रास्ता है अच्छी सेहत के लिए। समझ गए बात को आप? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि माइंडफुल ईटिंग क्या है और ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हु इज हेल्दी। कौन तंदुरुस्त है? हु इज हेल्दी, कौन तंदुरुस्त है। हु इज हेल्दी, कौन तंदुरुस्त है। ये 3 बार कहा गया है। तो आगे है कि तंदुरुस्त वो है, उसके बारे में आगे है कि वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम। जी, कौन तंदुरुस्त है, कौन तंदुरुस्त है, कौन तंदुरुस्त है, ये 3 बार जोर दे के बोला गया है। तो इसका उत्तर आगे है कि वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम। तंदुरुस्त वो है जो पौष्टिक भोजन खाता है। वन हु ईट्स, वो जो खाता है, फूड खाना, दैट इज होलसम, जो पौष्टिक है। पौष्टिक का मतलब जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, तत्व हैं खाने के अंदर, वो आपके शरीर के लिए लाभदायक हो। तो होलसम कहते हैं बच्चों पौष्टिक आहार को, ठीक है। इन मॉडरेट क्वांटिटीज, और मॉडरेट कहते हैं औसत दर्जे को, ठीक है ना।
बीच का जो हिस्सा होता है उसको मॉडरेट कहते हैं। तो तंदुरुस्त वो है जो पौष्टिक भोजन खाता है और दरमियाना क्वांटिटी में खाता है, एंड एप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस, और मौसम के एतबार से खाता है, समय से खाता है और जगह पर खाता है। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मतलब ये हुआ कि तंदुरुस्त दुनिया में इंसान वो है जो कायदे का खाना खाता है, पौष्टिक भोजन करता है और मॉडरेट क्वांटिटी में, सीजन को, समय को और जगह को देखते हुए। ठीक है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसमें देखिए, मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। ये दो बच्चे हैं, बच्चा जो कहिए, ये मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। मेदू और मिष्टी नोटिस बोर्ड पर रोज उस दिन की थॉट पढ़ते हैं। टुडे इज थॉट, टुडेज का अर्थ है टुडे इज थॉट। मेडू और मिष्टी रोजाना अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक थॉट लिखा होता है जिसको पढ़ते हैं। टुडेज थॉट, आज का थॉट क्या है उसको देखिए बच्चों। एनीना, जटानी, जीवांती, मेक्स देम क्यूरियस। जब ये थॉट उन लोगों ने देखा नोटिस बोर्ड पर तो लोग जानने के लिए व्याकुल हो गए, इच्छुक हो गए, ख्वाहिशमंद हो गए। कौन? मेदू और मिष्टी। मिष्टी टेल्स मेडू, मिष्टी ने मेजू से कहती है, मिष्टी टेल्स मेदू, मिष्टी मेदू से कहती हैं दैट इट इज ए संस्कृत सेइंग। ये जो एनीना, जटानी, जीवांती, ये जो कथन है मेदू, ये संस्कृत का है। विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स, कि खाना, भोजन इंसान को जिंदगी देता है। ये मिष्टी ने बताया मेदू को इस संस्कृत सेइंग की मीनिंग। समझ में आ रही बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। Let us try to understand the significance of this saying. अब इसमें कहा गया है कि चलिए समझते हैं, ये जो ऊपर में कहा गया है संस्कृत की बात, इसको समझते हैं। तो ये 3.1 है बच्चों, व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। एक्टिविटी 3.1, लेट अस रिकॉर्ड। तो आगे हम आपको बताते हैं। ऑल ऑफ अस, ये एक्टिविटी को आपको बता रहा है। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम लोग, सब लोग रोजाना भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं। फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ, भोजन हमारे रोजाने के जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। अब यहाँ बच्चों कहा गया है कि जो आप खाते हैं हफ्ते में, उसका सब लोग सेपरेटली एक लिस्ट बनाइए कि आप लोग क्या क्या खाना खाते हैं। बहुत आसान है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये लिस्ट है,
फूड आइटम्स कंज्यूम्ड ओवर ए वीक। ठीक है ना, हफ्ते में जो खाना खाया गया उसकी लिस्ट बनाना है बच्चों। तो यहाँ डे है और यहाँ फूड आइटम्स है। मतलब यहाँ मंडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो है 7 रोज दिया गया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिन। मंडे को आप क्या खाते हैं, क्या आइटम होता है, यहाँ फूड आइटम्स के नीचे लिखना है। ट्यूसडे को क्या खाते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको संडे तक आना है। बहुत आसान है। अब देखिए बच्चों, आगे है कि व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1। क्या पाए आप, क्या देखे, व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू मेक, आप बना सकते हैं अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड, जो इस टेबल में, जो इस खाने में चीज़ें दी गई हैं मंडे से संडे तक खाने का आइटम, उससे आप क्या, आपको ऑब्जर्वेशन हुआ, उसको आपको व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1, इससे आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या आप जाने। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइस वेरी। क्या हर वक्त हर खाने में एक ही तरह का भोजन आप खाते हैं, या डू योर चॉइसेस वेरी, या आपकी इच्छा अलग होती है। कंपेयर योर लिस्ट विथ दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स, और अपने भोजन को अपने दोस्तों के खाने से तकाबुल कीजिए, मुकाबला कीजिए। ठीक है ना। फाइंड द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, और क्या सिमिलरिटीज है और क्या फ़र्क है इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आप क्या खाते हैं, दोस्त क्या खाते हैं, सबको मिलाइए, देखिए कि क्या जो आप खाए दोस्तों ने खाया कि नहीं, जो दोस्त खाए वो आपने खाया कि नहीं। तो इसको कंपैरिजन करना है। तो व्हाट डिड यू फाइंड, ये जब आप करते हैं तो व्हाट डिड यू फाइंड, आप क्या पाए। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक, तो जो आप पाए उसको अपनी कॉपी में लिख दीजिए। बहुत आसान है। You may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your friends. You may have noticed, आपको इस बात की का ज्ञान हुआ होगा कि that के there is a variety in the food, खाने में बहुत प्रकार हैं। eaten by you, जो आपके द्वारा खाया गया है, and your friends, आपके दोस्तों के द्वारा। Do you think that, क्या आप सोचते हैं that के such diversity in food exist in all states of our country। जी, ध्यान से समझिए बच्चों बात को। यहाँ है कि डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट के सच डाइवर्सिटी, इस तरह का जो नजरिया है, डाइवर्सिटी कहते हैं नजरिया को, ख्यालात को, व्यूज को, इन फूड, भोजन में, एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के हर राज्यों में क्या इसी तरह के खाने से रिलेटेड बातें चलती हैं। बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए, फूड इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग इलाकों का खाना है। ये एक्टिविटी 3.2 है, लेट अस एक्सप्लोर, चलिए जानते हैं। यह है बच्चों कि फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। हम आपको एक एक करके हिंदी बता रहे हैं। हम चैप्टर को कोशिश करेंगे बच्चों कि आपको ऐसा समझाएं कि आपके जहन में ये बैठ जाए, ताकि इस चैप्टर से आधारित जो भी सवाल हो उसका जवाब आप खुद से लिख लीजिए। हम अपने विद्यार्थियों को सवाल का जवाब लिखवा के रटवाते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स चैप्टर को समझें और खुद से उस चैप्टर पे जो आधारित प्रश्न है उसका उत्तर लिखें, और ये अच्छी बात है। तो ध्यान से समझिए, हम आपको ध्यान से समझा रहे हैं।
तो फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड, तो पता लगाइए, इसकी हिंदी है फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड, कितने तरह के फूड है उसका पता लगाइए, ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड, जो एक परंपरा, एक शुरू से एक जो हमारी जो पुरानी तहजीब आ रही है, लोग खा रहे हैं उन फूड को, एंड द क्रॉप्स, और उन फसलों को, ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, और उन फसलों का भी आपको जांच पड़ताल करना है जो भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में उगाई जा रही है फसल। यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी, सर्च द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों को करने के लिए आप पुस्तकालय जाइए, इंटरनेट को सर्च कीजिए, तलाश कीजिए, अपने दोस्तों से बातचीत कीजिए और जानिए इस सब के बारे में। फैमिली, अपने घर वालों से बात कीजिए, एंड नेबर्स, पड़ोसियों से, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। समझ में आ रही बच्चों बात? अब आगे देखिए, अब आगे है इन टेबल 3.2 ऐड मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्टेड डाटा। जी, ये टेबल 3.2 है जिसमें कहा गया है ऐड मोर स्टेट्स, और भी राज्यों को जोड़ो, एंड फिल द कलेक्टेड डाटा, और डाटा को भरिए। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन, कुछ आपको इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, देख लीजिए। टेबल 3.2 सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में कुछ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशनल कहते हैं बच्चों जो कदीम भोजन है, एकदम पुराने जमाने से वो लोग खाते हुए चले आ रहे हैं, तो पुराने जमाने वाले भोजन का नाम कदीम है। जिसका आजकल नए जमाना का भी तो भोजन है ना, जो डब्बों में, बंद डब्बों में बिक रहा है, और तरह तरह की चीजें बाजार में है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ट्रेडिशनली शुरू से उसको इंसान खाते आए हुए आ रहे हैं, उसी को कहा गया है ट्रेडिशनल फूड। समझ में आई बात? तो देखिए ये ट्रेडिशनल फूड, यहाँ है बच्चों एस्टेट, आप देखिए गौर से, लोकली ग्रोन क्रॉप्स, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन, और आगे है बीवरेजेस, पीने की चीज, बीवरेज, फूड एंड बीवरेज, फूड कहते हैं भोजन खाने की, और बीवरेजेस पीने की चीज। तो अब देखिए स्टेट में, देखिए पंजाब में, स्टेट देखिए यहाँ नीचे एक है पंजाब, वहां पे जो फसल उगाई जाती है वो मेज है, मकई, व्हीट है, चिकपी है, पल्सेस है, मतलब मकई है, गेहूं है, और चिकपी है, और पल्सेस है। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन, वहां पे क्या लोग खाते हैं पंजाब में, मक्की दी रोटी, मकई की रोटी, सरसों दा साग, वहां की जुबान है ये, पंजाब में लोग सरसों के साग को सरसों दा साग कहते हैं, मकई की रोटी को मक्की दी रोटी कहते हैं, ठीक है। छोले भटूरे, पारंठा, हलवा, खीर, ये पंजाब की चीज है, वहां लोग खाते हैं। और पीने में बीवरेजेस में लस्सी, छाछ, छाछ कहते हैं बच्चों ये ब्रैकेट में बटर मिल्क, मिल्क, दूध, टी, चाय। उसी तरह कर्नाटक का है, आप देख लीजिएगा, मणिपुर का है, और यहाँ पे जो गैप छोड़ा हुआ है ये खुद से आप भरिए, देखिए ये खुद से करना है, एक हमने बता दिया। अब नीचे है बच्चों कि व्हाई डू वी सी डाइवर्सिटी, जी व्हाई डू वी सी डाइवर्सिटी, ठीक है ना, in traditional food consumed in various states of our country। हमारे मुल्क में अलग अलग राज्य हैं, ये ट्रेडिशनल फूड भी अलग अलग है। वाई डू वी सी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहते हैं बच्चों मुख्तलिफ, मतलब फर्क। एनालाइज द डेटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2, अब उसको डेटा को आप एनालाइज कीजिए जो 3.2 में है,
आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स? क्या कुछ ऐसे भी फूड्स हैं, भोजन हैं, जो हर राज्य में खाए जाते हैं, उसी को कॉमन कहा जाता है। ऐसी ग़िज़ा जो हर जगह मिले और खाई जाए, बच्चों वो कॉमन ग़िज़ा है, कॉमन भोजन है, कॉमन फूड है। वही यहाँ कहा गया है, आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स? मेक ए लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स। उस तरह के खानों की लिस्ट बनाइए। यू मे फाइंड, आप पा सकते हैं, दैट के सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स, कि कुछ ऐसे भी भोजन हैं जो कॉमन है, हर जगह अवेलेबल है। व्हाइल सम आर ईटन ओनली इन ए पर्टिकुलर स्टेट, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं भोजन जो एक ही राज्य में खाए जाते हैं, दूसरे राज्य में नहीं। तो इसकी सूची बनाना है, लिस्ट तैयार करना है। समझ में आ रही है बच्चों बात? ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक लाइन की हम हिंदी बताते आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट रिलेशन, यहाँ नीचे देखिए, व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स? जी, व्हाट रिलेशन, क्या संबंध है? व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड, कौन सा रिश्ता आप पाते हैं, किसमें? बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड, जो ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल तो आपको बता चुके हैं फूड क्या होता है, ट्रेडिशनल फूड में आइटम में, एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स में, और जो लोकल इलाकाई फसलें उगाई जाती हैं उसमें क्या फर्क है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आप जरूर इस बात को समझे होंगे, परखे होंगे, देखे होंगे, that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. जी, इस बात को आप परखे होंगे कि ट्रेडिशनल फूड जो है किसी भी राज्य का वही होता है जो उस राज्य में अनाज पैदा किए जाते हैं। ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड, जो आधारित होते हैं, ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट, उस राज्य में जो अनाज पैदा किए जाते हैं उसी अनाज का सेवन लोग करते हैं, वही ट्रेडिशनल फूड है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत जो है अनाज पैदा करने वाला देश है, विथ डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स, और यहाँ जो मिट्टी है ना वो डिफरेंट है। डाइवर्स कहते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न, तरह तरह की मिट्टी है, उसमें तरह तरह का जो है अनाज पैदा किया जाता है। एंड क्लाइमेट टाइप्स, तरह तरह की आबो हवा भी है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। जी, वेरियस क्रॉप्स, बहुत सारी फसलें हैं, आर ग्रोन, जो पैदा की जाती हैं, उगाई जाती हैं, इन इट्स डिफरेंट रीजन्स, अपने भिन्न भिन्न इलाके में, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स, मिट्टी को देखते हुए, एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, और वहाँ की आबो हवा को देखते हुए। मतलब कहने का है कि मिट्टी और आबो हवा पे भी अनाज का पैदा होना निर्भर होता है, ठीक है ना? कुछ चीज़ें हैं जो हमारे राज्य में होंगी, दूसरे राज्य में नहीं होंगी, तीसरे राज्य में होंगी, चौथे राज्य में नहीं होंगी। इस तरह से, चूँकि वो मिट्टी का मामला है और क्लाइमेट का मामला है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से इलाकों में, द चॉइस ऑफ फूड मे वैरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन। जी, इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे इलाके में, द चॉइस ऑफ फूड, फूड का जो चॉइस होता है, इच्छा होती है, मे वैरी, वैरी कर सकती है, ठीक है ना, अलग हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन, पैदावार के मुताबिक, ऑफ फूड, कल्टीवेशन ऑफ फूड, फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, उस खास इलाके में, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ये तीनों में। समझ रहे हैं बात आप? अब आगे हम बढ़ते हैं। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम? अब ये कुकिंग का मामला है, इसको देखिए। यू हैव लर्नड, आप सीखे हैं, दैट फूड हैबिट्स वैरी अक्रॉस स्टेट्स। ये तो बहुत आसान है, आप समझ रहे हैं कि फूड की हैबिट जो है ना वो वैरी करता है अक्रॉस द स्टेट, एक राज्य से दूसरे तरफ, राज्य की तरफ,
Our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another. हाँ, our food choices, हमारी जो choice है, ख्वाहिश है, as well as का अर्थ होता है बच्चों और practices of food preparation, जो खाना बनाने का तरीका है, may differ, अलग हो सकता है from one another, एक दूसरे से। हम कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, दूसरा कुछ अलग तरीके से बना रहा है, तो ये तो फर्क हो गया। Have our food habits and cooking practices changed over time? ठीक है, क्या हमारा फूड हैबिट्स और जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं बदलते हैं समय समय पर, ओवर टाइम? एक्टिविटी 3.3 देखिए बच्चों, लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। अब prepare a list of questions for gathering information from elderly people. बड़े लोगों से ये सब ज्ञान लेना है about their food habits and cooking practices. बड़ों से पूछिए। Following are some of the sample questions. यहाँ कुछ आपको दर्शाया गया है sample question, बताया गया है, इसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। What kind of food do you still eat and what is new? जी, what kind of food do you still eat? अभी तक आप कौन सा भोजन खाते हैं and what is new, और नया क्या है? सेकंड है, व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, और क्या बदलाव आता है समय समय पर, वो चीज है। व्हाट हैज कॉज्ड दीज चेंजेस, किस कारण से ये चेंज किया जाता है, किया गया है। और लास्ट में है कि कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड, कुछ बड़े लोगों से, उम्रदराज लोगों से इस मौजू पे, इस टॉपिक पे बातचीत कीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, ये सब चूल्हे हैं जी। एक नंबर में देखिए जिसको ए कहा गया है, ये चूल्हा ट्रेडिशनल स्टोव है जी। मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, लकड़ी से वो खाना बनता था। ये वो ट्रेडिशनल है, मतलब शुरू से, एक जमाने से, जब से इंसानों का मतलब वो मामला है, इंसान आया तो मिट्टी के चूल्हे बनाए गए और लकड़ी से खाना बनाया गया। बाद में जब तरक्की किया ये इंसान, तो बी में चला गया। बी मतलब मॉडर्न गैस स्टोव में चला गया। अब यहाँ पे गैस का चूल्हा है। अब जब इंसान ये तरक्की किया तो बी से सी में आ गया, ठीक है ना? नहीं, बी से सी में नहीं आया, ये देखिए, सॉरी, ए में है तो चूल्हा उसका ट्रेडिशनल स्टोव है, ऐसे आप समझिए, ठीक है ना? और सी में उसको सील बट्टा मिला, ठीक है ना? मतलब हम चाह रहे थे आपको बताना बच्चों कि ये ट्रेडिशनल चूल्हा है, उसके बाद ये ट्रेडिशनल जो है मसाला पीसने वाला मामला है। तो हम सोच रहे थे कि ट्रेडिशनल चूल्हा के बाद से आपको हम डायरेक्ट इसमें ले आए, क्या कहते हैं, जो सील बट्टा है, लेकिन ये सी नंबर है। तो चलिए बी से ही चलते हैं, ए बी सी डी देखते हैं। तो ए में है कि ये चूल्हा है ट्रेडिशनल स्टोव, और बी में जब हम तरक्की किए चूल्हे के मामले में, जब तरक्की किए तो मॉडर्न गैस स्टोव में हम आ गए। चूल्हा से हम तरक्की करके उसमें आ गए। अब देखिए, ट्रेडिशनल में हमको जो मसाला पीसना होता था सब्जी बनाने के लिए, तो सील बट्टा, जिसको सील और लोढ़ा कहते हैं, स्टोन ग्राइंडर, वो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एक फ्लैट नुमा वो पत्थर का होता है, उस पे जो है स्पाइसेस को रख के, मसाले के रख को पीसती हैं औरतें, तो उसी को सिल बेटा कहा गया। ये पुराने जमाने की चीज है। तो चूल्हा पुराने जमाने का था और सील बट्टा ये पुराने जमाने का। और जब हम तरक्की किए ना, तो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर में आ गए। अब मसाला कहाँ पीसा जा रहा है, जो पहले पीसा जाता था। अब तो भाई इलेक्ट्रिक का मामला है, लोग वो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो घुमाता है उसमें, वो पाउडर कर देता है, सफूफ कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर के दौर में हम लोग पहुंच गए। तो ये चीजें हैं। और आगे देखिए, आगे है बच्चों, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड। जो बड़े लोगों से और पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर से आप जो बातचीत किए, उसी के विषय में है कि व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, क्या आप पा रहे हैं फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड, जो लोगों से आपने विचार विमर्श किया, तो उसमें क्या आप पाए, क्या पा रहे हैं। कुकिंग प्रैक्टिसेस, ऑल्सो कॉल्ड
culinary practices, कुकिंग प्रैक्टिसेस को culinary practices भी कहा जाता है, have changed over time, और वो समय समय पर चेंज किया. There is a significant difference between traditional and modern culinary practices. पुराने युग में के चूल्हे को हमने देखा और नया युग के भी चूल्हे को हमने देखा. वही यहाँ बात हो रही है कि there is a significant difference between traditional and modern culinary practices. culinary practices कहते हैं कुकिंग प्रैक्टिसेस को, जो चूल्हा वगैरह है. Earlier most cooking was done using a चूल्हा. बहुत पहले ज्यादातर मैक्सिमम पकाने वाला काम होता था खाना वो चूल्हा पर मिट्टी का, जो फिगर 3.1a में दिखाया गया है. नाउ ए डेज आजकल मोस्ट ऑफ अस बहुत सारे लोग हम लोग कुक यूजिंग मॉडर्न गैस स्टोव. हम लोग तरक्की किए और मॉडर्न गैस स्टोव में आ गए. फिगर 3.1 भी जो हम लोगों ने देखा सुना बात किया. अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैन्युअली यूजिंग सिल बट्टा, और ये भी हम लोगों ने तस्वीर की माध्यम से देखा कि वो सील लोढ़ा सील बट्टा था, फिगर 3.1c में दिखाया गया है. उसमें स्पाइसेस को पीसा जाता था, मसाले को. दीज डेज लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वी यूज ए इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर. हम लोग वो जो मसाला पीसने की मशीन है फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग, और उससे हम लोग बहुत आसानी से मसाला पीस लेते हैं, जो फिगर 3.1d में दिखाया गया है. फाइंड आउट व्हाट वेयर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग. अब पता लगाओ बच्चों, यहाँ ये दिया गया है, बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा आप लोग. फाइंड आउट व्हाट वेयर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग. अब आपको पता लगाना है कि खाना बनाने के और भी कोई तरीके हैं और मसाला पीसने के. व्हाई हैव दीज culinary practices changed over time. क्यों ये सब वक्त के साथ बदल गया, ये जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं क्यों बदला. These changes may due to factors such as टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. हाँ, ये इसलिए बदला कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई. साइंस ने हमें मजबूर किया कि अब मिट्टी का चूल्हा छोड़िए और आ जाइए स्टोव में. तो हम आ गए. इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्टेशन और जो रास्ता आने जाने का था उसको भी साइंस टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ावा दिया. अब हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं. पहले वो बैल की काट गाड़ी हुआ करती थी, सड़कें कच्ची होती थी, लेकिन आज पक्की और ढलाई सड़कें हैं. तो भाई इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन, ये सब मामला चला ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. समझ रहे हैं बच्चों आप. अब आगे देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सब तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देखिए कि फूड में क्या क्या चीजें होती हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, खाने में. तो मेदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल. अब देखिए ये दोनों मेदू और मिष्टी जो हैं ये कहाँ गए, एक मेला में गए जहां ट्रेडिशनल फूड का स्टॉल लगा था, ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल, उनके स्कूल में ही लगा था. ये ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल मेदू और मिष्टी के स्कूल में लगा था. द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज, और उसका मकसद क्या था. थीम कहते हैं मकसद को बच्चों. द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी, अच्छा खाओ, लिव हेल्दी, अच्छे रहो. ईट हेल्दी मतलब भोजन करो तो बहुत अच्छा भोजन, लिव हेल्दी तो सेहतमंद भी रहोगे. अब आगे देखिए, आगे है बच्चों, देखिए यहाँ स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, ये लिखा हुआ है. यहाँ देखिए ये फेयर है, यहाँ डिफरेंट डिशेज हैं और बच्चे हैं, सब इसमें सारे लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं. अब द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस stalls displaying different kinds of traditional dishes.
अब ये जो मेला है ना, फेस्टिवल्स, उसमें डिफरेंट डिशेस हैं ट्रेडिशनल। अब यहाँ देखिए डॉक्टर पोशीता, ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पोशीता, ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट। जी, ये जो डॉक्टर साहब है ना, ये न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, मतलब खाने पीने से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसकी डॉक्टर है। एक्सप्लेन्स, बताती हैं, क्या बताते हैं, बताती हैं या बताते हैं। अगर मेल हैं तो बताते हैं और फीमेल हैं तो बताती हैं। मेरे ख्याल से पोशीता फीमेल ही मालूम हो रही हैं, तो पोशीता ने बताया, बताती हैं टू स्टूडेंट्स, बच्चों को, विद्यार्थियों को, दैट कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। ये कहना है डॉक्टर साहब का कि सेहत जो है ना, ये अल्टीमेट वेल्थ है। अल्टीमेट कहते हैं बच्चों खास को, खास, वेल्थ कहते हैं धन को। तो हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, ये खास धन है। माने हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है, हेल्थ बुरा है तो सब बुरा है। तो अल्टीमेट वेल्थ है ये हेल्थ, हमारा खास धन है। इस धन से बढ़ के कोई धन नहीं है। ये डॉक्टर पोशीता ने विद्यार्थियों को एक्सप्लेन किया, बताया। समझ रहे हैं बच्चों आप? अब मान लीजिए कि आपसे सवाल किया जाए कि हु इज डॉक्टर पोशीता, तो आप जवाब दे दीजिए कि ये न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। ठीक है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, चलिए हम समझते हैं क्या व्हाट डॉक्टर पोशीता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट, कि उन्होंने जो कहा अल्टीमेट वेल्थ है, इसका अर्थ क्या है इस स्टेटमेंट का। तो हैव यू एवर मिस्ड ए मील, क्या किसी दिन आप खाना नहीं खाए, मिस कर गए? हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है? व्हेन यू मिस ए मील, जब आप भोजन भूलते हैं या नहीं खाते हैं, किसी काम में मसरूफ हैं तो भूल जाते हैं, नहीं खाते हैं, तो कैसा आपको एहसास होता है? वी फील टायर्ड, हम थक जाते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। एंड लेस इनर्जेटिक, और ताकत भी नहीं होती है। व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, हम कुछ देर के लिए अगर नहीं खाते हैं तो हमारी ये कैफियत हो जाती है कि हम थके थके लगते हैं, कमजोर लगते हैं, ताकत खत्म हो जाती है। वाई डू यू थिंक ए मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए रेस? वाई डू यू थिंक ए मैराथन, ठीक है ना? मैराथन कहते हैं बच्चों लंबी दौड़ लगाने वाले को, जो लंबी दौड़ दौड़ता है, रेस वगैरह, उसको मैराथन कहते हैं। व्हाई डू यू थिंक, क्यों नहीं आप सोचते हैं कि मैराथन रनर, लंबी दूरी का दौड़ लगाने वाले, ड्रिंक्स ग्लूकोज, वो लोग ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोज का पानी पीते हैं, ड्यूरिंग, दौड़ने के दरमियान, एंड आफ्टर ए रेस, और रेस के बाद। अब ये क्यों पीते हैं आगे देखिए बच्चों। ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज जो है ना, ये तुरंत, इंस्टेंट कहते हैं फौरन, तुरंत, ये तुरंत एनर्जी देता है, ताकत देता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का एक मिसाल है, उदाहरण है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है इसको जानिए बच्चों। अगर सवाल आ जाए कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स या व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो आपका उत्तर तो आसान है, कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। लिख दीजिए। तो हमको क्वेश्चन का आंसर लिखाने की जरूरत क्या है? हम तो आपको चैप्टर कोशिश करेंगे ऐसा पढ़ाने का कि आप खुद से लिखिएगा। हमारी ये कोशिश रहती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज, ये एक प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, पहला चीज है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है इन आवर डाइट,
हमारे भोजन में। अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट है तो हमको ताकत मिलेगी। सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एंड मेज। बच्चों सीरियल्स कहते हैं अनाज को, जैसे गेहूं है, चावल है, क्या कहते हैं, मकई है, तो ये सब चीजें जो है ना ये सीरियल्स कहलाते हैं। सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस जैसे गेहूं, चावल, एंड मेज मक्का, वेजिटेबल्स। हाँ, ये सीरियल्स में ये व्हीट, राइस, मेज है, और वेजिटेबल्स में लाइक पोटैटो, आलू है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो कहते हैं शकरकंद को, जिसको रीजनल जुबान में कोन भी लोग कहते हैं बहुत से इलाकों में। एंड फ्रूट्स लाइक, और फल में बनाना, केला, पाइनएप्पल, अनानास एंड मैंगो, आम आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपसे पूछा जाए बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से मिलता है, तो क्या आप नहीं बताइएगा? ये हमको कहाँ कहाँ से मिलता है अभी तो हमने आपको बता दिया, तो आसानी से लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जी, क्या आप सोचते हैं कि जो साधारण चीनी है ना, इससे भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है? ठीक है, अब आगे देखिए। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, वाई डू यू थिंक वी प्रीफर टू हैव लड्डूज एज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? जी, वाई डू यू थिंक वी प्रीफर टू हैव लड्डूज एज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? जाड़े के दिन में लड्डू का सेवन होता है, जो ट्रेडिशनल फूड है। एक लड्डू की जो तवारीख है बच्चों, बड़ी पुरानी है। एक जमाने से इंसान लड्डू खाता है, इसका सेवन करता है, इसी को ना ट्रेडिशनली कहते हैं, एक जमाने से। जाड़े के दिन में बेसन और व्हीट फ्लोर, बेसन और व्हीट फ्लोर, आटा, गेहूं का आटा, बेसन और गेहूं का आटा, एंड घी, और घी, आर among the main ingredients of laddus along with good, गोंद। जी, लड्डू में क्या क्या होता है ये देखिए। बेसन, आटा, घी, ये आर among मेन इंग्रेडिएंट्स, ये बहुत मेन चीज है। और गोंद भी होता है लड्डू में, along with गोंद। एडिबल गम को गोंद कहते हैं, जो खाने जोग, एडिबल माने खाने जोग। तो इसमें घी होता है, आटा होता है, बेसन होता है, और तमाम चीज को फेंट के गोंद होता है, लड्डू बनता है। ठीक है, और आगे है कि नट्स एंड सीड्स। नट्स जो है ना, वो अखरोट को नट्स कहते हैं, और सीड्स बीज को। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर grouped under another kind of food component which is called a fat। और इस फैट हमको देता है। ये तमाम चीजें जब मिलाएंगे तो फैट की शक्ल इख्तियार करेगा और फैट हमको मिल जाएगा। तो बेसन और व्हीट फ्लोर, बेसन, आटा एंड घी आर अमोंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज। ये लड्डूज के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, अलोंग विथ गोंद, गोंद के साथ, नट्स एंड सीड्स। ठीक है ना, तो लड्डू में क्या क्या होता है ये आपको बता दिए। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स, घी और तरह तरह के तेल, आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड। ये घी और तरह तरह के तेल दूसरे खाने में मिलाए जाते हैं, विच इज कॉल्ड फैट, और वो फैट बन जाता है। अब फैट कैसे बनता है ये तो आपको पता हो गया। अब आगे देखिए बच्चों, सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। फैट्स कहाँ से मिलता है ये इसमें बताया जा रहा है बच्चों। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम, हमको फैट मिलेगा पेड़ पौधों से और जानवरों से। नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, नट्स अखरोट, सच एज ग्राउंड नट्स, ठीक है ना। मूंगफली, ग्राउंड नट्स कहते हैं मूंगफली। और आगे है वालनट्स, अखरोट,
कोकोनट्स, नारियल एंड आलमंड्स, बादाम एंड सीड्स, दाने से, बीज से, जैसे सच एज पंपकिन सीड्स, कद्दू का बीज है, एंड सनफ्लावर सीड्स है, सूरजमुखी के फूल का बीज है, आर सम सोर्सेज ऑफ फैट, यहीं से हमको फैट मिलता है। फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब अगर सवाल आए बच्चों कि वो कौन से सोर्स हैं जहां से फैट मिलता है, तो भाई प्लांट से, एनिमल से, ग्राउंड नट से, वालनट से, कोकोनट से, आलमंड से, पंपकिन सीड से, सनफ्लावर सीड से, ये सब से हम लोगों को फैट मिलता है। फैट क्या है? तो फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। बहुत आसान है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये राउंड में ये बच्चे की यहाँ तस्वीर है। यस माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। जी, हमारी दादी माँ ने बताया कि भाई ये लड्डू जो है ना, ये घी में रिच इन घी है, घी से भरा हुआ है, एंड नट से, जो हमको गर्म हमारे शरीर को रखता है और ताकत देता है, ठीक है ना। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये लड्डू यहाँ रखा हुआ है ट्रे में, बड़ा शानदार, शक्ल भी बड़ी अच्छी है, आप ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं ये बॉटल में। जैसे देखिए ऊपर में ये यहाँ बटर है, ये पिस्ताचियोज है, सनफ्लावर सीड्स है, वॉलनट है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, सेसम सीड्स है, कैश्यू नट है, आलमंड्स है, कर्ड है, दही। तो ये सब चीज़ें हैं, सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। इन तमाम चीज़ों से हमको फैट मिलता है। तो आप लिख सकते हैं बटर से वी गेट fat from butter, we get fat from groundnut, we get fat from soybean, we get fats from curd, almonds, cashew nut, etc. आगे बढ़ते हैं। Carbohydrates and fats provide us energy for performing various activities. जी बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है ना, ये हमें एनर्जी देता है फॉर परफॉर्मिंग, पूरा करने के लिए, क्या, वेरियस एक्टिविटीज, बहुत से काम को। मतलब काम करने के लिए जो ताकत की ज़रूरत होती है, इस कार्बोहाइड्रेट से और फैट से हमको मिलता है। देयरफॉर, इसलिए दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जी, ये सब चीज़ें जो हैं जिसका हम सेवन करते हैं, उन सब चीज़ों से हमको ताकत मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से। तो इन चीज़ों को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। इससे एनर्जी, ये फूड से एनर्जी हमको मिलता है। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स, और भी पहचानिए फूड आइटम्स को, दैट आर रिच इन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो और फैट्स भी हो। कोई और भी खाने पीने की चीज को तलाश कीजिए बच्चों, इसमें यही बात कही गई है, जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो और फैट से भरपूर हो। अब आगे देखिए, ये भालू का नक्शा है, पोलर बियर है। पोलर बियर्स एक्यूमुलेट, बच्चों एक्यूमुलेट कहते हैं इकट्ठा करने को। पोलर बियर्स एक्यूमुलेट ए लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। पोलर बियर्स ये इकट्ठा कर लेता है अपने चमड़े के अंदर बहुत से फैट को। दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स, ये फैट एनर्जी सोर्स का काम करता है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप, जाड़े के दिन में जब ये विंटर स्लीप में चले जाते हैं पोलर बियर, तो यही फैट उसको काम देते हैं। विंटर स्लीप को बच्चों हाइबरनेशन कहते हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए हाइबरनेशन क्या है, तो लिख दीजिए विंटर स्लीप ऑफ पोलर बियर्स इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, यही फैट उनके चमड़े में इकट्ठा होता है, तो वो जाड़े के दिन में हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो यही जो है बगैर खाए इस फैट से उनको ताकत और एनर्जी, कुवत मिलती रहती है। अब चलिए बच्चों प्रोटीन्स को देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी।
प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन जो है ना हमारे भोजन का, ये भी बहुत एक अहम हिस्सा है, जरूरी भाग है। मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीजें, एंड पल्सेस, दाल, आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जी, इसमें प्रोटीन होता है। जो दूध से बनी हुई चीजें होती हैं या दाल होती है, उसमें प्रोटीन होता है। अब आपसे पूछा जाए सवाल कि प्रोटीन कहाँ मिलता है, उसका सोर्स क्या है, तो लिख दीजिए मिल्क प्रोडक्ट से और दाल से हमको पल्सेस से प्रोटीन मिलता है। आगे देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स, जो खेलने वाले कूदने वाले होते हैं, नीड प्रोटीन्स इन लार्ज क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स। जो स्पोर्ट्स मेन होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है अपने मसल को बनाने के लिए। पीपुल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एनिमल्स। इंसान को पेड़ पौधों से और जानवरों से भी प्रोटीन मिलता है। सम एक्सेलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स। अब ये प्लांट से कैसे मिलता है, देखिए पेड़ पौधे से ही तो हमको दाल आती है, पल्स आता है, बीन्स आता है, पीज आता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि मटर कहते हैं, नट्स अखरोट है, तो ये सब पेड़ पौधे से आता है। इसलिए कहा गया है कि पेड़ पौधों से भी हमको प्रोटीन मिलता है। अब एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, एनिमल कौन कौन से हैं, कैसे हैं जो जिससे हमको प्रोटीन मिलता है, तो मिल्क एनिमल से मिलता है और मिल्क में प्रोटीन है। पनीर में प्रोटीन है, पनीर भी एनिमल से आता है। एग, मुर्गी से, ये भी एनिमल है, इसमें भी प्रोटीन है। फिश एंड मीट, मछली वगैरह है, इससे भी हमको प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो ये प्रोटीन जो है ना हमारे ग्रोथ को आगे बढ़ाता है और हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। दीज आर देयरफॉर, इसलिए इस सबको कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसलिए इसको कहता है। जिस फूड से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है उस फूड का नाम है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब आपसे सवाल किया जाए कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है, तो आप लिख दीजिए दोज फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स दैट गिव प्रोटीन टू अस। आगे देखिए, यहाँ देखिए, ये सबसे हमारा यहाँ जितना सब लिखा हुआ है, मूंग है, ग्राम है, पीज है, सोयाबीन है, किडनी बीज है, तूर दाल है, चिकन है, मिल्क है, पनीर है, एग्स है, फिश है, ये एनिमल सोर्स है। ये सब जानवरों से हासिल होता है। ये जो चीजें लिखी है ना, चिकन, मिल्क, पनीर, एग्स एटसेट्रा, वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स। एंड यहाँ पे जो ए नंबर में है, किडनी बीज, सोयाबीन, पीज, ग्राम, मूंग, तूर दाल, ये सब वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट। इसलिए ये सब प्रोटीन्स है, एक प्लांट से मिलता है और दूसरा जानवर से, एनिमल से मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. बच्चों के भोजन में तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। राइट प्रोपोर्शन में ये इसको बच्चों को देना पड़ेगा ताकि उनका ग्रोथ, वो जल्दी बढ़ते हैं, ताकत भी मिलती है। Which of these protein components are part of your daily diet? ठीक है ना? Which of these food components, which of these food components are part of your daily diet? तो आगे हम देखते हैं यहाँ, हैव यू एवर सीन मशरूम्स? क्या आपने मशरूम को कभी देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। अंधेरे में और नम जहाँ भीगी हुई जगह होती है वहाँ ये पैदा होता है। एडिबल मशरूम्स, एडिबल कहते हैं बच्चों जो खाने वाले मशरूम होते हैं, आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मशरूम ऑल्सो। तो हम लोग मशरूम से भी प्रोटीन पाते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, व्हाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज्ड टू इंक्लूड सर्विसिंग्स ऑफ फ्रूट्स? व्हाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज्ड टू इंक्लूड सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स? हमें क्यों इस बात का मशवरा दिया जाता है कि भाई फल का भी सेवन कीजिए, वेजिटेबल्स, सब्जी भी खाइए, एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स, और भी वो भोजन कीजिए जो पेड़ पौधों से आते हैं, इन आवर डेली डाइट, हमारे रोज के भोजन में ये चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। अब यहाँ नीचे दो केस है बच्चों, उसको पढ़ के बात समझ में आएगी। केस वन देखिए, इन अर्लियर टाइम्स
पुराने जमाने में ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस, वॉयजेस कहते हैं समुद्री सफर को। इन अर्लियर टाइम्स, ये केस 1 बच्चों आपको पढ़ा रहा है। इन अर्लियर टाइम्स, पुराने जमाने में, बहुत पहले, ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस, समुद्री जब सफर लोग करते थे, सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग। जो मल्लाह होते थे ना समुद्र में, जो वो कश्ती को चलाते थे, उसको सेलर्स कहते हैं, मल्लाह को। ऑफन, अक्सर, सफर्ड, अक्सर उनको हो जाता था, फ्रॉम ब्लीडिंग एंड swollen gums। In earlier times, during long voyages, sailors often suffered from bleeding। बहुत लंबे समय की बात है कि जो नाव चलाने वाले होते थे उनको ब्लीडिंग होती थी, एंड swollen gums, मसूड़ा फूल जाता था। swollen कहते हैं फूल जाने को। During the voyage in 1746, a Scottish physician, ध्यान से समझिए इसको बच्चों, ड्यूरिंग वॉयज, जो समुद्री सफर हो रहा था उस समय 1746 में, स्कॉटिश फिजिशियन है, एक डॉक्टर है स्कॉटिश, जिनका नाम है जेम्स लिंड, ऑब्जर्व्ड, ये डॉक्टर साहब ने देखा दैट के सेलर्स, जो मछुआरे हैं, जो मल्लाह हैं, नाव को खेते हैं, who consumed lemons, वो लोग नींबू खाते हैं, एंड ऑरेंजेस, संतरा खाते हैं, रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स, वो इस तरह के लक्षण से निजात पा जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। ब्लीडिंग एंड swollen gums आर सिम्टम्स ऑफ ए डिसीज कॉल्ड स्कर्वी। जी, समझ में आई बच्चों बात? खून का निकलना मसूड़े से और मसूड़े का फूल जाना, ये एक बीमारी का लक्षण है, जिस बीमारी का नाम है स्कर्वी। समझ में आई बात? ये केस 1 है। अब तो आपसे पूछा जाए कि स्कर्वी क्या है, तो आप बता देंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब का नाम क्या है, वो भी आप बता देंगे, इसको याद करना है। व्हाट डू यू इंटरप्रेट, व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1? बच्चों, इंटरप्रेट कहते हैं समझने को। व्हाट डू यू इंटरप्रेट, आप क्या समझते हैं बाय रीडिंग केस 1? ये ऊपर में जो केस 1 हमने आपको पढ़ाया, इससे आप क्या समझते हैं, ये कहा गया है। व्हाट क्योर्स स्कर्वी, ये जो बीमारी स्कर्वी है वो किस चीज से ठीक हो जाती है? तो आगे देखिए, लेमन्स एंड ऑरेंजेस, नींबू और संतरे, हेल्प इन क्योरिंग स्कर्विंग, नींबुओं के और संतरों के सेवन से स्कर्वी बीमारी ठीक हो जाती है। मतलब नींबू और संतरा खाने से स्कर्वी की बीमारी ठीक हो जाती है। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। जी, स्कर्वी होता क्यों है? तो इसमें है कि विटामिन सी की जब कमी हो जाती है तो ये बीमारी हो जाती है स्कर्वी। डिफिशियंसी कहते हैं बच्चों कमी को। तो अब सवाल आपसे होता है कि अगर विटामिन सी कम हो जाए शरीर में तो कौन सी बीमारी होगी? तो आप लिख दीजिए स्कर्वी होगा। स्कर्वी का इलाज क्या है? तो लिख दीजिए कि नींबू खाइए और संतरा खाइए। तो ये बहुत आसान है, इसलिए चैप्टर को हम पढ़ाने की अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कायदे से, ताकि बच्चे सवाल खुद से लिखें। और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि विद्यार्थी हमारे खुद से उत्तर दें सवाल का। अब आगे देखिए, विटामिन सी प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स। जी, विटामिन सी प्रेजेंट इन साइट्रस कहते हैं, जो क्या कहते हैं वो, साइट्रस फ्रूट्स कहते हैं जो एकदम खट्टा, ठीक है ना। साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस, ये सब खट्टे फल हैं। हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिसीज,
जो खट्टे फल होते हैं उसको खाया जाएगा तो स्कर्वी की बीमारी ठीक हो जाएगी और तमाम तर चीजें ठीक रहेंगी। समझ रहे हैं बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। केस 1 आपको पढ़ा है, अब केस 2 देखिए। In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region 1960 में भारत के वैज्ञानिकों ने पाया, आपको हिंदी बता रहे हैं एकदम सही सही, आप ध्यान से समझिए। 1960 में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया, क्या पाया? दैट के एमोंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानों की आबादी में, इन द हिमालय रीजन, वो लोग जो हिमालय के रीजन में रहते हैं उनकी आबादी में, एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और भारत के नॉर्दर्न प्लेन में, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent। ठीक है ना? भारत के विद्वान ये पाए कि हिमालय के इलाके में जो आबादियां हैं और भारत के नॉर्थ प्लेन में जो आबादियां हैं उधर स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक वेयर प्रिवलेंट। प्रिवलेंट कहते हैं बच्चों फैल जाने को, दूर तक फैल जाने को। तो स्वेलिंग उनके इन फ्रंट ऑफ द नेक, नेक के पास, नेक कहते हैं गर्दन को, गला को। तो भारतीय साइंटिस्टों ने देखा कि हिमालय के रीजन में जो आबादी है और नॉर्थ के इलाके में भारत के जो आबादी है वो देखे कि गर्दन के पास वो फूला हुआ है। सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वेयर प्रेवलेंट, काफी दूर तक ये चीजें पाई गई। एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार के नॉर्म के मुताबिक एन इफोर्ट वाज मेड, एक कोशिश की गई, किस चीज की? टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विथ आयोडीन। टू सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कहते हैं जोड़ने को। ठीक है बच्चों, ध्यान से बात को समझिए। जब ये चीजें देखी गई तो भारत सरकार का एक नॉर्म है, एक कानून है कि एनीफोर्ट वाज, और उस कानून के प्रकाश में एनीफोर्ट वाज मेड, एक कोशिश की गई टू सप्लीमेंट, जोड़ने की, क्या? कॉमन सॉल्ट विथ आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट, कि नमक में, कॉमन सॉल्ट में आयोडीन को मिलाओ। टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विथ आयोडीन, मैंने नमक के साथ आयोडीन को, तब वो बन जाएगा आयोडाइज्ड सॉल्ट। चूंकि नमक में आयोडीन मिला है तो अब वो आयोडाइज्ड सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है? कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली reduced द above symptoms, और ये जो आयोडाइज्ड सॉल्ट को उधर के लोग खाएंगे तो ये जो लक्षण है फूलने का गले के पास, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। These symptoms were due to a deficiency of iodine in the soil of this region। ये ऐसा क्यों उधर होता है हिमालय के इलाकों में इंसानों के साथ? इसलिए कि these symptoms were due to deficiency of iodine, ये आयोडीन की कमी से होता है। in the soil of this region, ठीक है ना, उस रीजन के मिट्टी में, उस इलाके के मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है। रिजल्टिंग इन ए लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई, और खाने में वो आयोडीन कम होता है तो उनको गले में मामला हो जाता है। इसलिए आयोडीन को मिलाया गया नमक में ताकि लोग सेवन करेंगे और इससे निजात पाएंगे। तो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज ए सिम्टम ऑफ डिसीज कॉल्ड ग्वाइटर। अब देखिए ये ग्वाइटर जो है ना, ये घेंघा भी कुछ लोग बोला करते हैं। अब पता नहीं बच्चों आप जानते कि नहीं, हिंदी में ये इलाकाई जुबान है ग्वाइटर, ये गले के पास फूल जाता है तो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है ना? तो आयोडीन क्यों कम हो जाता है? चूंकि भोजन में उनके आयोडीन नहीं होता है, और भोजन में आयोडीन इसलिए नहीं होता है कि जो मिट्टी से भोजन, अनाज पैदा हो रहा है मिट्टी में, वहां आयोडीन की कमी है।
तो आयोडीन अलग से मिला दिया जाता है सॉल्ट में, और उसका सेवन उधर के लोग करते हैं, तो ये जो है गले के पास जो सूजन है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये केस 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये केस 1 और केस 2, इसलिए आपको हम बता रहे हैं ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? हाँ, इन्फर। व्हाट डू यू इन्फर? इन्फर करते हैं नतीजा निकालने को। आप क्या नतीजा निकालते हैं केस 2 से? केस 2 जो अभी हम आपको पढ़ाए बच्चों, तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस केस 2 से आपको क्या मिला, क्या नतीजा निकालते हैं आप? You may have learned about iodized salt through newspaper. You may have learned, आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? About iodized salt. सॉल्ट में आयोडीन मिला जाए तो वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। तो आप अखबारों में पढ़े होंगे आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में, एडवर्टीजमेंट्स, प्रचार में, और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन ए सॉल्ट पैकेट, और नमक के पैकेट पर भी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट। ये आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है ना, ये कॉमन सॉल्ट है, मिक्स्ड विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। इसके साथ जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज है उसको मिला दिया जाता है, किसकी? सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन के, आयोडीन के सॉल्ट्स की। मैंने सॉल्ट में जितना आयोडीन को डालना है उस मकदार को इसमें डाल दिया जाता है। यही हम इससे पाए हैं। आगे देखिए। Salt farming is a traditional practice of tribal community named Agariyas. अब ये अगारियाज आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे कि सॉल्ट फार्मिंग इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल। कुछ ट्राइबल हैं जो इसका काम करते हैं, ठीक है ना, उसको अगारियाज कहते हैं। सॉल्ट फार्मिंग इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक जमाने से चला आ रहा है मामला, और ये ट्राइबल लोग करते हैं। एक कम्युनिटी होती है जिस कम्युनिटी का नाम है अगरियाज। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। ये गुजरात में ये सब काम होता है। फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। 8 महीना वे लोग गुजारते हैं अपने जीवन को एक्सट्रीम हीट, बहुत कड़ाके की गर्मी में, धूप में, और डेजर्ट, वो रेगिस्तानी इलाका है। एंड वर्क वेरी हार्ड, कड़ी मेहनत करते हैं, टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, वो समुंदर से सॉल्ट को निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेज? यहाँ कहा गया है बच्चों कि हाउ वुड यू फाइंड आउट, आप कैसे पता लगाएंगे मोर अबाउट अदर फूड, दूसरे भोजन का, फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को बचाता है फ्रॉम वेरियस डिसीजेज, बहुत सारे बीमारी से। तो आगे जल्दी देखिए। एक्टिविटी 3.4 है, लेट अस कंडक्ट ए सर्वे। ये तो आप खुद से पढ़ लीजिए, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। अगर पढ़ाने की चीज़ से होगा तो जो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको खुद से पढ़ना है, तो इसको आप खुद से पढ़िए। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, फूड कंपोनेंट, विटामिन, मिनरल, फंक्शंस, सम सोर्सेज, डिफिशियंसी, डिसीज, डिसऑर्डर, सिम्टम्स है। एक हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आप खुद से कीजिएगा। विटामिन ए है, इसका फंक्शन क्या है? फूड कंपोनेंट, विटामिन, मिनरल, मतलब आपके भोजन में अगर विटामिन ए है तो उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? तो काम है कि कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, आंख को और चमड़े को अच्छा रखता है। ये विटामिन ए कहाँ मिलता है? सम सोर्सेज, पपाया में मिलता है, पपीता में, कैरेट गाजर में, मैंगो आम में, मिल्क दूध में। डिफिशियंसी, अगर इसकी कमी हो गई तो आंख की रोशनी कम होगी, लॉस ऑफ विजन होगा। सिम्टम्स क्या है? अगर विटामिन ए आपके शरीर में कम हो गया तो क्या आपको दिखेगा आपके बॉडी में? पुअर विजन, रोशनी कम हो जाएगी आंख की, लॉस ऑफ विजन,
इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होगी, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी एकदम लगेगा आंख में अंधेरा हो गया। ये सब लक्षण है, तो समझ जाना है कि विटामिन ए की कमी है। अब ये बी है, B1 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, सब आगे आसानी से आप पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि आपसे सवाल इस पर आधारित पूछा जाए तो आप उत्तर दे सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फ्रॉम फिगर 3.5 you have learned that vitamins A, B, C, vitamin A, B1, C and D and minerals, calcium, iodine, iron are two group of food components that protect our body from various diseases. हाँ, कहा गया कि इस फिगर नंबर इतना में आपने सीखा कि विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी एंड विटामिन डी और मिनरल्स में कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये दो जो है ना ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स हैं। फूड कंपोनेंट्स के आर टू ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट, ये दो तरह के ग्रुप हैं फूड कंपोनेंट्स हैं दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को बचाते हैं फ्रॉम वेरियस डिसीजेज, बहुत सारे बीमारी से। मतलब विटामिन ए, B1, C, D और कैल्शियम, आयोडीन और आयरन का इस्तेमाल हमें करना है अपने फूड में, तो इससे बहुत सारे बीमारी से हम बच जाएंगे। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिसीजेज और डिसऑर्डर्स? इसका मुकाबला कैसे करेंगे अगर ये कम हो जाएगा? बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी, अगर ये विटामिन की कमी हो गई और मिनरल की कमी हो गई तो कैसे इसको हम क्या करेंगे? तो आगे देखिए, यहाँ पे है ये नक्शा देखिए आप, ये सोर्स, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए है। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? मैंगो देखिए, मिल्क पहले देखिए, बोतल में है, बॉटल में मिल्क है, दूध से मिलेगा। मैंगो की शक्ल है, मैंगो से, आम से। कैरेट, गाजर यहाँ रखा हुआ है, उससे मिलेगा। पपाया, पपीता है बड़ा सा, ये ऊपर में, इससे पपाया से विटामिन ए मिलेगा। और बी में देखिए, ये ए में, ए की बात हुई, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए में है, और बी में है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन B1। ये हमको कहाँ से मिलेगा? कौन कौन से फूड मिलेगा? चावल, राइस से, मिल्क से भी मिलेगा, पनीर से, पम्पकिन सीड से, कद्दू के बीज से, फ्लैक्स सीड से और व्हीट से, मतलब गेहूं से, ये सब से हमको विटामिन B1 मिलेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे सी में देखिए, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, जैसे सी कहाँ से मिलेगा? देखिए, गुआवा, अमरूद से, ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च से, लेमन, क्या कहते हैं कि नींबू से, अमला से, टोमेटो, टमाटर से, ऑरेंज से, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी इससे हमको प्राप्त हो जाएगा। डी में देखिए, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी किससे मिलेगा? देखिए यहाँ देखिए, बटर से मिलेगा, फिश, मछली से, मिल्क, दूध से, एग्स, अंडा से, एडेबल मशरूम, मशरूम जो खाने वाला होता है, एडेबल कहते हैं खाने वाले को, मशरूम से भी मिल जाएगा विटामिन डी। तो ये सब सोर्सेज हैं विटामिन के। तो फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं ना, दैट प्रोवाइड एनर्जी, वो ताकत देता है, एनर्जी देता है, सपोर्ट ग्रोथ, और हमको ग्रोथ देता है, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, बीमारी से बचाता है, एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। बॉडीली, ये बैडली नहीं है, सॉरी, बॉडीली फंक्शंस, food components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from diseases, यहाँ तक तो आपको बताया। एंड मेंटेन, और मेंटेन करता है वेरियस बॉडीली फंक्शंस, और जिस्म के बहुत सारे फंक्शन को पूरा करता है। ये सारा विटामिन जिसका अभी हमने जिक्र किया, और इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स पूछा जाए तो आप बताइए कि फूड में जो विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं वही तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना? तो आगे है कि द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे जो बड़े कंपोनेंट हैं, द मेजर न्यूट्रिएंट्स, जो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं इन आवर फूड, हमारे भोजन में, इंक्लूड वो क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। मतलब हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स,
अच्छे मात्रा में होना चाहिए जितना शरीर को चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए जितना शरीर को चाहिए, फैट्स होना चाहिए जितना शरीर को चाहिए, विटामिन जितना शरीर को चाहिए वो होना चाहिए, मिनरल्स जितना शरीर को चाहिए वो होना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें बड़े अच्छे मात्रा में हैं जितना चाहिए शरीर को और इसका सेवन करते हैं तो हम हेल्दी तो बहरहाल रहेंगे। समझ में आ रही है बात को? अब आगे देखिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। जी, अब आपसे सवाल किया जाए कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो बता दीजिए, बहुत आसान है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब आगे है कि दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, ये बीमारी से हमको बचाते हैं, एंड कीप अस हेल्दी, और हमको तंदुरुस्त रखते हैं। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज्ड यू टू हैव मिल्क, आपके माता पिता आपको जरूर मशवरा देते होंगे कि दूध का सेवन कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी खाइए, फल खाइए, फ्रूट्स फल खाइए, एंड होल ग्रेन्स, और पूरा अनाज खाइए। पूरा अनाज का मतलब होता है बच्चों, छिलका, अंदर गूदा और तमाम, उसको पूरा अनाज कहता है। रेगुलरली, रेगुलर वे में, दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन, ये सब चीजें जो है ना उससे विटामिन प्राप्त होती हैं, एंड मिनरल्स, और मिनरल भी। ऑल दो जबकि, ऑल दो कहते हैं बच्चों जबकि को, हालांकि, बहरहाल, ऑल दो की हिंदी मीनिंग है ऑल दो, जबकि विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, विटामिन्स और मिनरल की कम मात्रा में जरूरत होती है। दे आर एसेंशियल, वो जरूरी है, टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। ऑल्दो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, व्हाट डिसीजेस, फिर इसको समझिए आप। ऑल्दो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, जबकि विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, इन स्मॉल अमाउंट्स, दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जबकि विटामिन्स और मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स में लेते हैं हम। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व, क्या आप डिफरेंस पाते हैं इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स, कच्चे और पके हुए सब्जी में। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? Have you ever noticed, क्या कभी आप देखे हैं, पाए हैं, that vegetables sometimes, कि सब्जी कुछ वक्त lose their bright color, अपने कलर को लूज कर देता है, और become softer, मुलायम हो जाता है, and less crisp when cooked? बच्चों, क्रिस्प कहते हैं कुरकुरा को, जब उसको बनाया जाता है ना, वही बात हो रही है कि हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या कभी आपने देखा, दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर, वो अपना ब्राइट कलर को लूज करता है और बिकम सॉफ्टर, और मुलायम हो जाता है, एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड, और जब बनाया जाता है तो कम कुरकुरा रहता है। Sometimes nutrients like vitamin C and others are lost during cooking due to high heat. बहुत गर्मी आप दे देंगे ना सब्जी को, तो विटामिन सी को उसमें खत्म हो जाता है। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी, कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन सी है ना, और अदर्स, और भी दूसरे विटामिन आर लॉस्ट, बर्बाद हो जाता है, ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट, बहुत ज्यादा फ्लेम कर दीजिएगा तो बर्बाद हो जाएंगे। Would it not be wise to include fruits and uncooked vegetables into our diet? Would it not be wise, अक्लमंदी नहीं होगी शामिल करना क्या, फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स, और बगैर पकाया हुआ सब्जी इनटू आवर डाइट, ठीक है ना। वुड इट नॉट बी वाइज, क्या ये अक्लमंदी नहीं होगी, टू इंक्लूड फ्रूट्स, कि हम अपने भोजन में फल को भी शामिल करें, एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स, और बगैर पका हुआ सब्जी इनटू आवर डाइट, अपने भोजन में। समझ रहे हैं बच्चों बात को, यह क्या कहा गया है,
वुड इट नॉट बी वाइज, हाँ यहाँ एक अजीब सवाल किया गया है, वुड इट नॉट बी वाइज, क्या ये अकलमंदी नहीं होगी, माने है अकलमंदी क्या, टू इंक्लूड फ्रूट्स, कि अपने भोजन में हम फल को शामिल करें, और अनकुक्ड वेजिटेबल्स, और अनकुक्ड वेजिटेबल्स को भी। अब अनकुक्ड वेजिटेबल्स मतलब अब स्पिनच है, पालक तो ऐसी नहीं खाएंगे कच्चा आप, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कच्चा खाई जाती हैं, जैसे सलाद वगैरह है, सैलेड जिसको कहते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, तो अनकुक्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप धो के साफ करके उसको आप ऐसे खा सकते हैं, तो उससे आपका हेल्थ ठीक रहेगा। वही यहाँ कहा जा रहा है कि वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड कुक्ड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू आवर डाइट, washing cut or peeled vegetables and fruits may also result in the loss of some vitamins। हाँ ठीक है ना। आगे है कि वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स, उसको छील दीजिएगा एंड खूब धो दीजिएगा, एंड फ्रूट्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, उससे भी कुछ विटामिन खत्म हो जाता है। हाउएवर, ठीक है ना, फिर भी क्या कहते हैं, यहाँ देखिए आप, वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, ठीक है। हाउएवर हाउएवर इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी थॉरोली वॉश्ड बिफोर कंजम्पशन, जबकि ये कहा गया है कि फल को और सब्जी को खाने से पहले बढ़िया से उसको धो लीजिए, इस्तेमाल करने से पहले बढ़िया से उसको धो धा लीजिए, ये अच्छी बात। अब आगे देखिए, यहाँ पे है कि डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या हम पेड़ पौधों से, जानवरों से अपने सारे भोजन के न्यूट्रिएंट्स को पाते हैं। तो आगे है कि नो मेदू, नो मेदू, नहीं मेदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो हम सी वाटर से प्राप्त करते हैं। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी naturally produced by our body upon exposure to sunlight। हाँ यहाँ पे कहा गया है बच्चों, जैसे सुबह में सूरज की रोशनी, जो पहली रोशनी होती है, अगर वो सनलाइट में आप बैठेंगे ना, तो यू विल गेट विटामिन डी, तो आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। वही यहाँ कहा गया है ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड, माने प्रकृति से हमको विटामिन डी मिलेगा, बाई आवर बॉडी, हमारा शरीर उसको लेगा, अपॉन एक्सपोज्योर टू सनलाइट, अगर हम सूरज के रोशनी में बैठे हैं या सूरज में धूप में बैठे हैं, ये कह लीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स, फल में और सब्जी में जो है ना, वो डाइटरी फाइबर्स होता है। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। अब देखना है कि ये डाइटरी फाइबर्स जो है ना, ये हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं। इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, है ना, जो हम लोग भोजन में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो तो ठीक है, अपनी जगह पर है, उसके अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स, ठीक है ना। हमारे डाइट में ऐसा भोजन होना चाहिए जो फाइबर्स हो उसमें, इसलिए उसको कहा गया डाइटरी फाइबर्स। तो इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए और पानी भी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज, डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए या आपसे परीक्षा में सवाल किया जाए कि रफेज क्या होता है, तो बोल दीजिए, लिख दीजिए कि डाइटरी फाइबर्स आर कॉल्ड रफेज, ठीक है ना। तो डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे फूड का पार्ट है। दे हेल्प आवर बॉडी, दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीच ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीच ऑफ, गेट रीच यहाँ रीड है बच्चों, RID को रीड नहीं पढ़ के रीज पढ़ा जाता है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीच ऑफ, गेट रीच ऑफ का अर्थ है छुटकारा पाना, निजात पाना। तो दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीच ऑफ, वो हमारे शरीर को मदद करता है किस चीज में,
निजात पाने में अनडाइजेस्टेड फूड का, एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स एंड रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। और ये जो रफेज हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जो है वो आसानी से आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। और ये आता कहाँ से है? ये सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स है, उसके माध्यम से आता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रफेज तो आप समझ गए। यहाँ पे है बच्चों ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जी, पत्तेदार हरी सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल, होल ग्रेन्स, पूरा अनाज, पल्सेस, दाल एंड नट्स, अखरोट आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। इससे रफेज हमको मिलता है। अब आपसे सवाल हो कि रफेज कहाँ से मिलेगा, तो लिख दीजिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फ्रेश फ्रूट से, होल ग्रेन से, पल्सेस से, नट्स से हमें रफेज मिलता है। बहुत आसान है। अब आगे देखिए, ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet। अगर आपके इलाके में जो चीज़ें सब्जी वगैरह या जो अनाज पैदा हुआ उसको खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, भोजन के साथ पानी भी चाहिए। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, है ना। ये भोजन को पचाने में और भोजन जो हम खाते हैं उसको अंदर में जो प्रोसेसिंग होती है उसमें बड़ा मदद करता है। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वीट एंड यूरिन, है ना। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारे शरीर से गंदगी को निकालता है पसीने के माध्यम से और जो पेशाब होता है उसके माध्यम से। ये जो पानी हम पीते हैं, इससे पानी बड़ा ज़रूरी है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, जितना हमें शरीर को चाहिए पानी उतना हमें पीना चाहिए रेगुलरली, एकदम रेगुलर, टू कीप आवर सेल्स हेल्दी, ताकि हम स्वस्थ रहें, ठीक है ना। यहाँ देखिए राउंड में लिखा है, इसे भी आपको हम बता दें। माई ग्रैंड माँ हैज़ डिफिकल्टी इन पासिंग ए स्टूल, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर। मतलब फाइबरस फूड क्यों खाते हैं, इनकी बता रहे हैं ग्रैंड माँ को कुछ प्रॉब्लम था, तो उस कंस्टिपेशन उसको दूर करने के लिए ये रफेज का प्रयोग हुआ और उनका ठीक हो गया। तो आगे देखिए यहाँ है व्हाट आर द फूड सोर्सेज, व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, लिस्ट ए फ्यू ऑफ देम। यहाँ नाम लिखना है, आपको बताना है, ये कोई खास चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब नो ए साइंटिस्ट, एक विद्वान के बारे में जानना है, वैज्ञानिक के बारे में। ये कोलुथुर गोपालन है, 1918 से 2019 के बीच के हैं ये। 1918 टू 2019 इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। ये पालन पोषण के मामला, खान पान से इनका ताल्लुक है। ही एनालाइज्ड मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन एप्रोप्रिएट डाइट इन इंडियन कंटेक्स्ट। 500 भारतीय खानों का ये मतलब उसको देखे, परखे, जांचे और उन्होंने इसको रिकमेंड किया। एन एप्रोप्रिएट डाइट है इन इंडियन कंटेक्स्ट में। ही लेड सर्वेज ऑन द nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiencies in protein, energy and other food components। तो बच्चों ये भारत के साइंटिस्ट हैं जो खाने पर इन्होंने रिसर्च किया और बताया कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो ये तमाम तर बातें हैं। इनका नाम आप याद रखिए कि ये आपके जो है न्यूट्रिशन से इनका ताल्लुक है और इन्होंने इसमें रिसर्च किया है, न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। और इनका नाम कोलुथर गोपालन है, 1918 से 2019 के बीच में, ठीक है ना। तो ये आगे हम बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें इसमें बताने की थी हमने बता दिया। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अभी ये आप खुद से पढ़िए, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। स्टार्च वगैरह की बातें हैं, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसको स्टार्च कहते हैं, वो क्या होता है, और प्रोटीन से मामला है इसका। टेस्ट फॉर स्टार्च है, ये टेस्टिंग भी आप खुद से पढ़ लीजिए। ये जो पढ़ाने की चीज़ होगी तो हम पढ़ाएंगे। एक्टिविटी 3.6 है, लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए पता लगाते हैं। ये खुद से आप पढ़िए।
ये बहुत ज़रूरी नहीं है पढ़ाना। अब यहाँ प्रिकॉशंस हैं, अब यहाँ पे आप खुद से इसको पढ़ना है, देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियड फूड आइटम्स, ठीक है ना, यहाँ ये टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स, अब ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता लगा रहे हैं, प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स, बहुत सारे फूड आइटम्स में, तो इसको आपको देखना है, खुद से करना है। बैलेंस डाइट, इसको देखिए क्या है बैलेंस डाइट। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन, आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर सबको एक ही तरह का भोजन चाहिए क्या? Do you and your grandparents need the same type of the same amount of nutrients? जो आपको सेम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जितना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, क्या आपके माता पिता दादा दादी सबको जरूरत है क्या? रिक्वायरमेंट्स ऑफ द type and amount of nutrients is a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on. नहीं, वो इसमें दिखाया गया है कि जैसे उम्र इंसान की ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, तो वो वैरी करता है, भोजन जो है ना वो वैरी करता है एज पर, जेंडर माने मेल फीमेल, फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए भाई डाइट तो चाहिए, तो यहाँ वैरी करेगा भोजन, बैलेंस डाइट। तो ये चीज है इसमें। अब लेटेस्ट फाइंड आउट है, इसको आप खुद से कर लीजिए, बैलेंस डाइट से इसका ताल्लुक है। लेटेस्ट कंपेयर, तो ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पर 100 ग्राम है, ये पर 100 ग्राम में भी है, तो ये सब खुद से देखिए, ये पढ़ाने की चीज नहीं है। हाँ, ये देखिए आप, ये पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। पैकेज्ड फूड, जो बंद डब्बे में भोजन आजकल पैक होके आ रहा है ना मॉडर्न युग में, तो पैकेज्ड फूड आइटम्स, बंद डब्बे वाला खाना, मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर, उसके ऊपर डब्बे पर उसका न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है उसमें वो सब लिखा रहता है। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट, सब कितना कितना मकदार में, कितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट इज, एवरीथिंग इज देयर। Sometimes more nutrients are added to the food during the processing to improve its nutritional quality. Iodized salt and some baby foods are examples of fortified foods, ठीक है ना। fortified foods कहते हैं जो processed food है। The Food Safety and Standard Authority of India is a government agency that regulates food quality in India. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा पैकेज्ड फूड के विषय में है कि भाई जो बंद डब्बे में भोजन आता है उसमें उसका एक्सपायरी कब बना है और उसमें क्या क्या चीज़ें न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में है, वो सारी चीज़ें ऊपर लिखी रहती है। अब मिलेट्स को जानिए, मिलेट्स क्या है, ठीक है ना। तो मिलेट्स एक्चुअली है क्या, ये मोटे अनाज को कहते हैं मिलेट्स। मोटा अनाज, मोटा अनाज मतलब ज्वार है, बाजरा है, ठीक है ना, उसको मिलेट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स है, ये न्यूट्रिशन ये आपके जो है क्या बोलते हैं कि न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स है, ठीक है ना। तो सीरियल्स एक्चुअली अनाज ही को कहते हैं, जैसे मोटा अनाज होता है ना उसको कहते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ जवार, बाजरा, रागी, आपने सुना होगा जवार के बारे में, बाजरा के बारे में। और एक अनाज है रागी, जिसको हिंदी में कहते हैं, ये बाजरे की शक्ल का अनाज है, बाजरे जैसे मड़ुआ है ना, मड़ुआ ही कहते हैं इसको। जवार, बाजरा, रागी, मड़ुआ एंड सनवा, ठीक है ना। सनवा भी एक अनाज है। तो ये फिगर 3.9 में देखिए, यहाँ दिखाया गया है। These can be easily cultivated in different climatic conditions, इसको आसानी से पैदा किया जा सकता है। These highly nutritious grains are also called millets, इसमें बड़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, बड़ी ताकत इस फूड में होता है, इसको मिलेट्स कहते हैं। Have you ever
had food items made from these millets, और इन तमाम चीज़ों से जौ जवार से, बाजरा से, और क्या कहते हैं कि मड़ुआ से क्या बनी चीज़ें आपने, हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स, क्या आप इन तमाम चीज़ों से बनी हुई चीज़ें का इस्तेमाल किया है, खाए हैं? मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स, ये छोटे छोटे दाने की शक्ल के होते हैं, एंड हैव बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज, एक ज़माने से, मुद्दत से इसको भारत के लोग हमारे देश में इस्तेमाल करते हैं। दे हैव रीगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, चूंकि इसके बहुत से लाभ हैं इसलिए इसको दोबारा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दे हैव रीगेन्ड, दे आया है ये मिलेट के लिए, दे हैव रीगेन्ड पॉपुलैरिटी, इनको फिर पॉपुलैरिटी और शोहरत हासिल हो रही इन अनाजों को, ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, चूंकि ये अनाज बहुत फायदा देते हैं हमारे शरीर को। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन, इसमें विटामिन भी बहुत है, मिनरल्स भी बहुत है, लाइक आयरन, कैल्शियम, मिनरल में आयरन भी है, कैल्शियम में है, एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल एज, और इसमें डाइटरी फाइबर्स भी है। दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। अब आपसे सवाल किया जाए बच्चों कि न्यूट्री सीरियल्स क्या है, तो आप बता दीजिए कि मिलेट्स जो है ना, इसको हम लोग न्यूट्री सीरियल्स कहता है। इसको इंग्लिश में लिख दीजिए कि मिलेट्स आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, क्योंकि आपसे सवाल तो इंग्लिश में होगा तो जवाब भी इंग्लिश में लिखना है। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ए बैलेंस्ड डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, और इसमें जो है ना, ये न्यूट्री सीरियल्स में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए बड़ी लाभदायक होती हैं, यही बात इसमें कही गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, हाँ, खेत में जो अनाज पैदा होता है और वहां से चल के सफर करके हमारे प्लेट तक आता है, उसके विषय में है। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम ए फार्म टू आवर प्लेट, कैसे भाई खेत से हमारे प्लेट में जाता है, व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, वहां से यहाँ तक आने में कौन कौन से स्टेप हैं, हु आर द पीपुल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं, डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लावर one seed grains germinate in the farm, do you know, क्या आप जानते हैं, how much time and effort, कितना समय और ताकत मेहनत is required, जरूरत होती है, to get the wheat flour, आटा को पाने के लिए, once एक बार, once seed grains are germinate in the farm, और फार्म में खेत में सीड जो है जब जमता है वहां से फिर निकलता है और फिर आटा बनता है और हमारे थाली तक आता है। लेट अस लुक एट फिगर 3.10 to understand the entire process of making the chapati that we eat। खेत से चल के सफर करके गेहूं आया, पीसा गया, आटा बना, साना गया, रोटी बनी, हम खाए, ये सफर है, उसी को यहाँ कहा गया है। तो अब यहाँ देखिए ये एक साइकिल है, स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू प्लेट, मतलब रोटी की कहानी है, कहाँ से, खेत से लेके प्लेट तक की। यहाँ देखिए फार्मर ग्रोइंग व्हीट, यहाँ पे अनाज पैदा किया जा रहा है, और यहाँ पे देखिए ये थ्रेशनिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स, वो ओसाने को, भूसा को अलग करने को, अनाज को अलग करने को कहते हैं विनोइंग, ठीक है ना, तो उसको, और अनाज को दावने का नाम वो थ्रेसिंग है, एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स हो रहा है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आया ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग, ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग, यहाँ ग्राइंडिंग और पैकिंग का मामला चल रहा है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप, दुकानदार को गया है, फिर फूड ऑन और प्लेट, फिर यहाँ जो है दुकानदार से हम आटा लाए या गेहूं लाए, उसको पीस के और फिर रोटी बना के और हमारे प्लेट में वो पेश की गई रोटी जो सामने नजर आ रही है बच्चों, समझ रहे हैं बात को। तो ये स्टोरी ऑफ चपाती, ये चपाती की कहानी है, रोटी की कहानी है, कहाँ से, फ्रॉम फार्म, खेत से, टू प्लेट, प्लेट तक,
अब आगे देखिए, द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम ए प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। अब देखिए ये पूरा सफर जो है ना, इंटायर डिस्टेंस, पूरी दूरी जो है, ट्रेवल बाय ए बैग ऑफ व्हीट, जो एक बैग गेहूं ने सफर किया, तय किया, और एनी अदर फूड, कोई भी दूसरा अनाज, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, जो अनाज पैदा कर रहा है वहां से लेके कंज्यूमर तक, इज नोन एज इट्स फूड माइल्स। इसी को फूड माइल्स कहता है। अब फूड माइल्स पूछा जाए व्हाट इज फूड माइल्स, तो आप जवाब देंगे कि खेत से लेके, या आप ये कहिए कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक आने में जो अनाज को वक्त लगता है, उसको फूड माइल्स कहता है। ठीक है ना? तो द टाइम टेकन बाय द ग्रेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड फूड माइल्स। करेक्ट? अब reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. It helps support local farmers, and it also keeps our food fresh and healthy. ये खाना कैसे फ्रेश हमें मिले और तमाम तर बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फूड माइल्स बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसको हमने बताया। अब यहाँ देखिए, मेनी पीपुल वेस्ट फूड, बहुत से लोग खाना बर्बाद करते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स, बहुत ज़्यादा प्लेट में ले लेते हैं, जो ज़रूरत होती खाते हैं और प्लेट में छोड़ देते हैं। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय आवर फार्मर्स। हमें ख्याल रखना चाहिए ना भाई, ये हमारे किसानों ने कितना मेहनत किया है, एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स इन गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू आवर प्लेट। खेत से हमारे प्लेट तक ये जो खाना आया है, इसमें बड़ी मेहनत और पैसा लगा है, और हम इसे बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। उतना ही खाना हमें लेना चाहिए जितना हम खाएं। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज। ऐसा करेंगे तो खाना बर्बाद नहीं होगा। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। अब यहाँ पे ईट हेल्दी, शेयर, रेस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स, ये तमाम चीज़ें हैं। ये की वर्ड्स हैं जो हमने आपको चैप्टर में, तमाम जो शब्द है ना, यहाँ जो कीवर्ड्स के जो शब्द हैं, हमने आपको चैप्टर्स में सब पर हमने प्रकाश डाला। अब यहाँ समरी है, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है, आप खुद से पढ़िए। आगे चलते रहिए। आगे हम बढ़ते हैं। जो चीज़ें पढ़ाए हम पढ़ाने की वो ज़रूर पढ़ाएंगे। लेट अस इनहांस आवर लर्निंग, इसको भी आप खुद से देखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें चैप्टर में हम पढ़ाए हैं। लर्निंग फर्दर, आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे बढ़ते जाइए। ये आगे आप बढ़ते रहिए। यहाँ पे आगे, अब ये नोट्स है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका चैप्टर माइंडफुल ईटिंग, ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमने आपसे बात किया वो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी बातें आपको समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपको समझ में बातें आई कि नहीं। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। हमने तो अपने तौर से कोशिश किया है कि इस तरीके से आपको बताएं कि आपको बातें हमारी समझ में आए। तो अगर हमारी बात समझ में आई तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली बच्चों सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जानें कि आज के क्लास में साइंस पे आपसे हमारी क्या बातचीत हुई और कौन से चैप्टर पे हमने आपसे बात किया। तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।